हाँ तो बच्चों, हम तरल के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिनमें पिछले अध्याय में हमने आपको बता रहे थे किसके बारे में, आर्किमिडीज का सिद्धांत के बारे में। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसमें हमने आपको बताया था, सिद्धांत क्या बताया था कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वस्तु स्थिर हो जाती है, जिससे वस्तु की भार में कमी आ जाती है। तो उसकी भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के समान या तुल्य होता है, यह हमको बताया गया था। साथ ही हम इसकी उत्पत्ति भी देख रहे थे, जिसमें हम क्या बताए थे आपको कि इस प्रकार से एक रोह घनत्व वाली, कोई रोह घनत्व वाले हम द्रव ले लिए थे, रोह घनत्व वाले द्रव ले लिए थे, जिन पर हम m द्रव्यमान और h ऊंचाई वाले कोई आयताकार पिंड या वस्तु लिए थे। जिस पर कितनी ऊंचाई वाले, h ऊंचाई और m द्रव्यमान वाली कोई आयताकार पिंड लिए थे। साथ ही हम आपको बता रहे थे कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से इनके ऊपरी पृष्ठ की दूरी कितना बताया गया था, 1 बताया गया था। तो द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ से इनकी निचली पृष्ठ की दूरी, निचली पृष्ठ की दूरी ये कितना आ गया था, x प्लस h हम निकाले थे। ठीक, साथ ही आपको यह बताया गया था कि इनके जो ऊर्ध्व पृष्ठ है उस पर लगने वाले बल दोनों का मान एक समान होने के कारण यह इस पर लगने वाले बल निष्फल हो जाते हैं, जबकि इसके क्षैतिज में ऊपरी फलक और निचली फलक पर लगने वाले बल का मान भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। अतः इस बल का मान की हम गणना करेंगे। मान लेते हैं इस आयताकार पिंड का माना, आयताकार पिंड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस आयताकार पिंड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम ये मान लेते हैं। तो द्रव का आयतन, द्रव का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। क्षेत्रफल हमारे पास a है और ऊंचाई हमारे पास कितना है, h है। तो इनका आयतन v बराबर ये हो जाएगा a इंटू h। ठीक, अतः विस्थापित द्रव का भार, विस्थापित द्रव का भार, द्रव का भार क्या आ जाएगा, आयतन रोह गुणित क्या, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, v रो इंटू जी, और v का मान हम कितना निकाले हैं, ah। तो हमारे पास आ जाएगा ah रो इंटू जी, जिनको हम इसके भार लिख सकते हैं m इंटू जी। समीकरण पहला मान लिए। तो विस्थापित द्रव का भार, जो हटाया गया द्रव है उनका जो भार है ये कितना आ गया, as रो इंटू जी, इसी का अपन बोलते हैं m इंटू जी। ठीक, अब चले देखते हैं इसके ऊपरी पृष्ठ पर, इनकी ऊपरी पृष्ठ पर, पिंड के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित जो दाब रहेगा। ठीक है, तो दाब P1 कितना आएगा, पिंड के ऊपरी पृष्ठ पर
पिंड के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब, इसको अपन मान लेते हैं ऊपरी पृष्ठ, इसको अपन मान लेते हैं P1। ठीक है, तो P1 का दाब कितना आ जाएगा, दूरी और जो घनत्व है, ठीक, x रो इंटू गुरुत्वीय त्वरण g। तो पिंड के ऊपरी पृष्ठ, पिंड के ऊपरी पृष्ठ पर आरोपित दाब, ये P1, ये मान ले x रो इंटू जी। और हम देखते हैं कि इस पिंड पर जब दाब आरोपित होता है तो बल होता है वह नीचे की ओर लगता है, बल किधर लगता है, बल इस पर नीचे की ओर लगता है, अतः ऊपरी पृष्ठ के द्वारा नीचे की दिशा में लगाया गया बल कितना हो जाएगा, अतः ऊपरी पृष्ठ के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल F4 मान लेते हैं। तो बल हम जानते हैं, बल क्या होता है, दाब गुणित क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कितना माने हैं अपन, A माने हैं, तो बल F1 इक्वल टू आ जाएगा P1 इंटू A। इससे अपन P1 का मान पुटिंग करते हैं तो लगने वाला बल F1 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x रो g इंटू A। ये है ऊपरी पृष्ठ के द्वारा नीचे की ओर लगाया गया बल। उसी प्रकार जो निचले पृष्ठ है ये ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो सेम जो बल F1 निकाले हैं उसी प्रकार से निचले पृष्ठ के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, ये कितना आ जाएगा, तथा निचले पृष्ठ के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल F2। चूंकि यहाँ पर दूरी ऊपरी पृष्ठ में कितना है, x है, स्वतंत्र पृष्ठ दूरी हम कितना देख रहे हैं, x देख रहे हैं क्या, तो जब ये निचले पृष्ठ ऊपर की ओर बल लगाएगा तो दूरी हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस h, और बाकी जो राशि रहेगी वो एक समान रहेगी। ठीक है, केवल क्या चेंज होगा, दूरी, यहाँ पर स्वतंत्र ऊपरी पृष्ठ पर दूरी x था, जबकि निचले पृष्ठ पर हमारा दूरी कितना होता है, x प्लस h हो जाएगी। अतः लगाया गया बल होगा x प्लस h रो g इंटू A। ये है किनके द्वारा, ये बल लगा रहा है निचले पृष्ठ का ऊपर की ओर बल लगा रहा है। ठीक, अतः देखते हैं कि ऊपरी पृष्ठ पर नीचे की ओर बल लगता है, जबकि नीचे पृष्ठ पर ऊपर की ओर बल लगता है, और दोनों बल का मान विपरीत है। ठीक है, तो देखते हैं कि पिंड के द्वारा लगाया गया परिणामी बल, अतः पिंड का ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल, अतः पिंड के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल, तो परिणामी बल F इक्वल टू ये हो जाएगा x प्लस h रो g इंटू A माइनस कितना हो जाएगा, x रो g इंटू A। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
गुणा कर दिए तो x इंटू रो जी इंटू ए प्लस h रो जी इंटू ए माइनस x रो जी इंटू ए। समान राशि है, प्लस माइनस का कट गई है तो h रो, ठीक, ऊपर की ओर लगने वाला परिणामी बल, ये हमारे पास कितना आ गया h रो जी इंटू ए, और इसी को अपन क्या लिखते हैं भार, ये हमारा भार m इंटू जी, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। ठीक, अतः पिंड पर प्रेक्षित भार अतः पिंड पर प्रेक्षित भार, पिंड पर प्रेक्षित भार हमारा लगाया गया भार क्या था mg, और अभी निकाले हैं भार mg इक्वल टू आ गया 0। अतः हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत यहाँ पर सत्यापित हो गया कि किसी भी वस्तु को जब द्रव में आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में यह कमी होती है हटाए गए द्रव के भार के मान के तुल्य होता है, और यही आर्किमिडीज का क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है, तो हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत देखा, जिनकी व्युत्पत्ति भी कर दी हमने। आगे अपन देखते हैं, इसी में एक और वैज्ञानिक जिसने नियम दिया था दाब संचरण ज्ञात करने के लिए, जिसको बोलते हैं पास्कल का नियम। तो देखते हैं पास्कल के नियम क्या बोलता है और कैसे होती है। पास्कल का नियम, पहले हम देखते हैं पास्कल का नियम क्या होता है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने किसी भी द्रव में दाब संचरण को ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था, जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है क्या, इसको बोलते हैं पास्कल का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने द्रवों में दाब संचरण के मान को फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल था, जिसने द्रवों में दाब संचरण के मान को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। जिसे पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक
ठीक है। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल था जिसने किसी भी द्रव में दाब के संचरण को मान ज्ञात करने के एक नियम दिया था, जिसके पास्कल का नियम कहते हैं। और इस नियमानुसार, नियम क्या है देखते हैं, इस नियमानुसार या पास्कल के नियमानुसार ये बोलता है कि बंद द्रव के किसी भी भाग पर आरोपित द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचरित हो जाता है। ठीक, क्या बोलता है, बंद द्रव के किसी भाग पर बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित द्रव को बंद माना जाएगा। ठीक, पात्र में बंद द्रव मिलेंगे तो बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचित हो जाता है। उसी परिणाम में संचित हो जाता है। यह कहलाता है पास्कल का नियम, अर्थात बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित दाब द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से उसी परिणाम में संचित हो जाता है। इनको दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, या इसी को अपन दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे तो इनको क्या बोल सकते हैं अपन, इनको ये बोल सकते हैं कि यदि कोई द्रव संतुलन अवस्था में होता है तो पिंड के या कोई वस्तु होता है उसके प्रत्येक भाग पर दाब कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, या कोई द्रव संतुलन में है, कोई द्रव संतुलन में है तो कोई द्रव संतुलन में होता है तो उसके प्रत्येक भाग का दाब एक समान होता है। यह कहलाता है किसका नियम, पास्कल का नियम। चूंकि इस नियम को फ्रांसीसी वैज्ञानिक पास्कल ने दिया था, जो कि किसी भी द्रव में जो दाब उत्पन्न होती है उनके मान को ज्ञात करने के लिए दिया था। और वह नियम क्या बोलता है, उस नियम को अगर हम बोलना चाहेंगे शार्ट रूप में तो ये बोल सकते हैं कि कोई द्रव संतुलन में है तो उसके प्रत्येक भाग का दाब कैसा होता है, एक समान होता है। ठीक है, चलिए इसकी उत्पत्ति करते हैं।
पास्कल के नियम की उत्पत्ति पर चलते हैं। पहले अपन देखते हैं इसका चित्र। मान लेते हैं, इस प्रकार से मानते हैं कि माना कोई बंद द्रव है, बंद द्रव मान लिया गया है। ये बंद द्रव है। इस बंद द्रव पर हम दो बिंदु मान लेते हैं, बिंदु O1 और बिंदु O2। दो बिंदु मान लिया गया है, O1 और O2। तो हम इन दोनों बिंदु पर एक लंबद्वितीय बेलन की कल्पना कर लेते हैं। लंबद्वितीय बेलन की कल्पना कर लेते हैं, जिनका केंद्रक इनके लिए O1 और इनके लिए केंद्रक क्या होगा, O2 होगा। ठीक है। तो हम पास्कल के नियम देख रहे थे। ठीक, पास्कल के नियम हम बताया था आपको कि यदि कोई द्रव संतुलन में अवस्था होता है तो उसके प्रत्येक भाग पर आरोपित दाब का मान एक समान होता है। ठीक है, इसी को अपन सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए अपन मान लेते हैं कि कोई द्रव है जिनके अंदर दो बिंदु O1 और O2 है। माना द्रव के अंदर दो बिंदु O1 व O2 है। तो O1 O2 वाले एक लंबद्वितीय ठीक, द्रव के अंदर दो बिंदु क्या मान लिए, O1 और O2 है। ठीक, तो O1 O2 वाले एक लंबद्वितीय बेलन की कल्पना किए। एक लंबद्वितीय बेलन की कल्पना किए, जिनका केंद्र दिख रहा है, एक के लिए O1 एक के लिए O2। जिनका केंद्र O1, जिनका केंद्र क्या है, O1 व O2 है, तथा इस बेलन के जो फलक है वो कैसे होंगे, वृत्तीय रूप में होंगे, तथा बेलन का फलक वृत्तीय होंगे। बेलन का फलक कैसे होंगे, वृत्तीय होंगे। चूंकि द्रव के अंदर जो बेलन है, इनके अंदर दो द्रव होता है, वो किस अवस्था में है, संतुलित रूप में है। ठीक, बेलन के अंदर द्रव संतुलन अवस्था में है। बेलन के अंदर द्रव संतुलन अवस्था में, इसके अंदर जो है वो द्रव संतुलित अवस्था में है। तो बेलन के बाहर जो द्रव होंगे वह उसके जो पृष्ठ है पर लंबवत बल लगाएंगे, तथा अतः बेलन के बाहर का द्रव बेलन के बाहर का द्रव के द्वारा बेलन के बाहर के द्रव के द्वारा
लगाया गया बल बेलन के पृष्ठ के लंबवत होगा। ठीक है, बेलन के अंदर जो द्रव होता है वो संतुलन अवस्था में होता है, लेकिन बेलन के बाहर जो द्रव दिख रहा है, बेलन के बाहर जो द्रव दिख रहा है, यह इस बेलन पर जो बल लगाएगा वह इसके पृष्ठ कैसे होंगे, लंबवत होंगे। मान लेते हैं, माना बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल मान लेते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान लेते हैं, A मान लेते हैं। तो O1 वृत्तीय फलक के द्वारा लगाया गया बल कितना हो जाएगा, O1 वृत्तीय फलक के द्वारा लगाया गया बल F1 है। ठीक, O1 वृत्तीय फलक के द्वारा लगाया गया बल कितना है, F1 है। तो उत्पन्न इनका दाब P1 मान लेते हैं। दाब P1 इक्वल टू ये आएगा F1 बटा A बल बटा क्षेत्रफल। अतः F1 बराबर ट्रांसफर कर दिए P1 इंटू A, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार O2 वृत्तीय फलक, O2 वृत्तीय फलक के द्वारा लगाया गया बल F2 है, तो इसके द्वारा उत्पन्न दाब देखते हैं। तथा O2 वृत्तीय फलक के द्वारा लगाया गया बल F2 है। तो उत्पन्न दाब P2 बराबर F2 बटा A, इसलिए F2 बराबर ये हो जाएगा P2 इंटू A, इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, हाँ, चूंकि द्रव किस अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, और हम जानते हैं कि जब द्रव संतुलन अवस्था में होता है तो उसके द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो एक समान होती है। ठीक है, चूंकि द्रव संतुलन अवस्था में है, अतः क्या हो जाएगा, पहले फलक के द्वारा लगाया गया बल और दूसरे फलक के द्वारा लगाया गया बल का मान कैसा होगा, एक समान होगा। अतः समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं। अतः समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान देते हैं। समीकरण 1 और 2 से
चलिए F1 का मान हम कितना निकाले थे, P1 इंटू ए इक्वल टू F2 का मान हम कितना निकाले थे, P2 इंटू ए। दोनों तरफ ए कट गया, हमारा कितना आ गया, P1 बराबर P2, और यही क्या है, पास्कल का नियम है, यही पास्कल का नियम है। अर्थात यदि कोई द्रव संतुलन अवस्था में होता है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर आरोपित दाब का मान एक समान होता है। ठीक है, तो आज इस अध्याय में हमने आपको पास्कल के नियम के बारे में बताया, पास्कल के नियम क्या है उनके बारे में बताया, आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में बताया और उनकी उत्पत्ति देखे है। आगे के पीरियड में और जो आगे की जानकारी उनके बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।